मेरे प्यारे हमवतनों, नमस्कार। 2024 का ये पहला मन की बात का प्रोग्राम है। अमृतकाल में एक नया जोश है, नया वलवला है। 2 दिन पहले हम सभी हमवतनों ने 75वां यौम जमहूरिया बहुत धूमधाम से मनाया है। इस साल हमारे आयन के भी 75 साल हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी 75 साल हो रहे हैं। हमारी जमहूरियत के ये त्यौहार मदर ऑफ डेमोक्रेसी की शक्ल में हिंदुस्तान को और मजबूत बनाते हैं। हिंदुस्तान का आइन इतने तफसीली गौर व फिक्र के बाद बना है कि उसे जीती जागती दस्तावेज कहा जाता है। इसी आइन की बुनियादी नक्ल के तीसरे बाब में हिंदुस्तान के शहरियों के बुनियादी हकूक का तस्करा किया गया है और ये बहुत दिलचस्प है कि तीसरे बाब के शुरू में हमारे आइन तैयार करने वालों ने भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की तस्वीरों को जगह दी थी। प्रभु राम का राज हमारे आइन तैयार करने वालों के लिए भी बाइस तहरीक था और इसीलिए 22 जनवरी को अयोध्या में मैंने देव से देश की बात की थी, राम से राष्ट्र की बात की थी। साथियों, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के मौके ने मुल्क के करोड़ों लोगों को बज़ाहिर एक धागे में बांध दिया है। सबका जज्बा एक, सबकी भक्ति एक, सबकी बातों में राम, सबके दिल में राम। मुल्क के बेशुमार लोगों ने इस दौरान राम भजन गाकर उन्हें श्री राम जी के चरणों में वक्फ किया। 22 जनवरी की शाम को पूरे मुल्क ने राम ज्योति जलाई, दिवाली मनाई। इस दौरान मुल्क ने इज्तिमाइयत की ताकत देखी, जो तरक्की याफ्ता भारत के हमारे अज़्म की भी बहुत बड़ी बुनियाद है। मैंने मुल्क के लोगों से अपील की थी कि मकर संक्रांति से 22 जनवरी तक स्वच्छता की मुहिम चलाई जाए। मुझे अच्छा लगा कि लाखों लोगों ने पूरी अकीदत और जज्बे के साथ अपने इलाके के मजहबी मकामात की सफाई सुथराई की। मुझे कितने ही लोगों ने इससे वाबस्ता तस्वीरें भेजी हैं, वीडियो भेजे हैं। ये जज्बा रुकना नहीं चाहिए, ये मुहिम रुकनी नहीं चाहिए। इज्तिमाइयत की यही ताकत हमारे मुल्क को कामयाबी की नई बुलंदी पर पहुंचाएगी। मेरे अजीज हमवतनों, इस बार 26 जनवरी की परेड बहुत ही शानदार रही, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा परेड में वुमेन पावर को देखकर हुआ। जब कर्तव्य पथ पर मरकजी सिक्योरिटी फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के ख्वातीन दस्तों ने कदम ताल शुरू किया तो सभी फख्र से सरशार हो गए। ख्वातीन बैंड का मार्च देखकर, उनका जबरदस्त तालमेल देखकर मुल्क और बैरून मुल्क में लोग झूम उठे। इस बार परेड में मार्च करने वाले 20 दस्तों में से 11 दस्ते ख्वातीन के ही थे। हमने देखा कि जो झांकी निकली उसमें भी सभी खातून फनकार ही थीं। जो सकाफती प्रोग्राम हुए उसमें भी करीब 1,500 बेटियों ने हिस्सा लिया था। कई खातून फनकार शंख, नादस्वरम और नागदा जैसे भारतीय मौसीकी के साज बजा रही थी। डीआरडीओ ने जो झांकी निकाली उसने भी सभी का ध्यान खींचा। उसमें दिखाया गया था कि कैसे नारी शक्ति बहरी, बर्री और फिजाई, साइबर और स्पेस हर शोबे में मुल्क का दफा कर रही है। 21वीं सदी का भारत ऐसे ही वुमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। साथियों, आपने कुछ दिन पहले ही अर्जुन अवार्ड तकरीब को भी देखा होगा। इसमें राष्ट्रपति भवन में मुल्क के कई होनहार खिलाड़ियों और एथलीटों को सरफराज किया गया है। यहाँ भी जिस एक बात ने लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई वो थी अर्जुन अवार्ड पाने वाली बेटियां और उनकी लाइफ जर्नीज। इस बार 13 वुमेन एथलीट्स को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। इन वुमेन एथलीट्स ने कई बड़े टूर्नामेंटों में हिस्सा लिया और हिंदुस्तान का परचम लहराया। जिस्मानी चैलेंज, माशी चैलेंज इन दलेर और टैलेंटेड खिलाड़ियों के आगे टिक नहीं पाए। बदलते हुए हिंदुस्तान में हर शोबे में हमारी बेटियां, मुल्क की ख्वातीन कमाल करके दिखा रही हैं। एक और शोबा है जहां ख्वातीन ने अपना परचम लहराया है, वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। आज वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मुल्क में तादाद में भी इजाफा हुआ है और उनके काम करने का दायरा भी बहुत वसी हुआ है। वो दिन दूर नहीं जब आपको गांव-गांव में, खेतों में नमो ड्रोन दीदियां ड्रोन के जरिए खेती में मदद करती हुई नजर आएंगी। मुझे यूपी के बहराइच में मकामी अज्जा का इस्तेमाल करते हुए बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड्स तैयार करने वाली खवातीन के बारे में पता चला। सेल्फ हेल्प ग्रुप से वाबस्ता नीबिया बेगमपुर गांव की खवातीन गाय के गोबर, नीम की पत्तियां और कई तरह के दवाओं में काम आने वाले पौधों को मिलाकर बायो फर्टिलाइजर तैयार करती हैं। इसी तरह ये खवातीन अदरक, लहसुन, प्याज और मिर्च का पेस्ट बनाकर ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड भी तैयार करती हैं।
इन ख्वातीन ने मिलकर उन्नति जैविक इकाई नाम की एक तंजीम बनाई है। ये तंजीम बायो प्रोडक्ट्स तैयार करने में इन ख्वातीन की मदद करती है। इनके जरिए बनाए गए बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड्स की मांग भी लगातार बढ़ रही है। आज आसपास के गांव के 6000 से ज्यादा किसान इनसे बायो प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। इससे सेल्फ हेल्प ग्रुप से वाबस्ता इन ख्वातीन की आमदनी में इजाफा हुआ है और उनकी माशी हालत भी बेहतर हुई है। मेरे अजीज हमवतनों, मन की बात में हम ऐसे हमवतनों की कोशिशों को सामने लाते हैं जो बेलौस जज्बे के साथ माशरे को, मुल्क को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में 3 दिन पहले जब मुल्क ने पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है तो मन की बात में ऐसे लोगों का तस्करा फितरी अमर है। इस बार भी ऐसे कई हमवतनों को पद्म अवार्ड से नवाजा गया है जिन्होंने सबसे निचली सतह पर रहते हुए मुआशरे में बड़ी बड़ी तब्दीलियां लाने का काम किया है। इन इंस्पायरिंग लोगों की जिंदगी के सफर के बारे में जानने को लेकर मुल्क भर में बहुत तजस्सुस देखने में आया है। मीडिया की हेडलाइंस से दूर, अखबारों के फ्रंट पेज से दूर, ये लोग बगैर किसी लाइमलाइट के मुआशरे की खिदमत में मसरूफ थे। हमें इन लोगों के बारे में पहले शायद ही कुछ देखने सुनने को मिला है, लेकिन अब मुझे खुशी है कि पद्म अवार्ड्स का ऐलान होने के बाद ऐसे लोगों का हर तरफ तस्करा हो रहा है। लोग उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए बेचैन हैं। पद्म अवार्ड्स पाने वाले ये बेशतर लोग अपने अपने शोबे में काफी मुनफरिद नौयत के काम कर रहे हैं। जैसे कोई एम्बुलेंस सर्विस मुहैया करवा रहा है तो कोई बेसहारा अफराद के लिए सर पर छत का इंतजाम कर रहा है। कुछ ऐसे भी हैं जो हजारों दरख्त लगाकर माहौलियात के तहफ्फुज़ की कोशिशों में लगे हुए हैं। एक ऐसे भी हैं जिन्होंने चावल की 650 से ज्यादा अक़साम को महफूज रखने का काम किया है। एक ऐसे भी हैं जो ड्रग्स और शराब की लत की रोकथाम के लिए मुआशरे में बेदारी पैदा कर रहे हैं। कई लोग तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, खासतौर से नारी शक्ति की मुहिम से लोगों को मुंसलिक करने में लगे हुए हैं। हमवतनों में इस बात को लेकर भी बहुत खुशी है कि ये अवार्ड हासिल करने वालों में 30 खवातीन हैं। ये खवातीन बुनियादी सतह पर अपने काम से मुआशरे और मुल्क को आगे ले जा रही हैं। साथियों, पद्म अवार्ड्स हासिल करने वालों में हर किसी का अहम रोल हम वतनों को तहरीक देने वाला है। इस बार अवार्ड हासिल करने वालों में बड़ी तादाद उन लोगों की है जो क्लासिकी रक्स, क्लासिकी मौसीकी, लोक रक्स, थिएटर और भजन की दुनिया में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। प्राकृत, मालवी और लंबाडी जबान में बहुत ही शानदार काम करने वालों को भी अवार्ड दिया गया है। बैरून मुल्क के भी कई लोगों को पद्म अवार्ड से सरफराज किया गया है, जिनके काम से हिंदुस्तानी सकाफत और विरासत को नई बुलंदी मिल रही है। इनमें फ्रांस, ताइवान, मैक्सिको और बांग्लादेश के शहरी भी शामिल हैं। साथियों, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पिछली एक दहाई में पद्म अवार्ड्स का सिस्टम पूरी तरह से बदल चुका है। अब ये पीपल्स पद्म बन चुका है। पद्म अवार्ड्स देने का तरीकाकार में कई तब्दीलियां भी हुई हैं। अब इसमें लोगों के पास खुद को भी नॉमिनेट करने का मौका रहता है। यही वजह है कि इस बार 2014 के मुकाबले 28 गुना ज्यादा नॉमिनेशंस मौसूल हुए हैं। इससे पता चलता है कि पद्म अवार्ड्स का वक़ार, उसकी साख, उसके तई एहतराम हर साल बढ़ता जा रहा है। मैं पद्म अवार्ड्स हासिल करने वाले सभी लोगों को फिर नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। मेरे अजीज हमवतनों, कहते हैं हर जिंदगी का एक मकसद होता है। हर कोई एक मकसद को पूरा करने के लिए ही जन्म लेता है। इसके लिए लोग पूरी लगन के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। हमने देखा है कि समाजी खिदमत के ज़रिए कोई फ़ौज में भर्ती होकर, कोई अगली नस्ल को पढ़ाकर अपने फ़राइज़ अंजाम देता है। लेकिन साथियों, हमारे बीच ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद भी समाजी ज़िंदगी के तई अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और इसके लिए उनका वसीला होता है आज़ा का अतिया। हाल के बरसों में मुल्क में 1000 से ज़्यादा लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपनी मौत के बाद अपने आज़ा का अतिया दिया है। ये फैसला आसान नहीं होता, लेकिन ये फैसला कई जिंदगियों को बचाने वाला होता है। मैं उन कुनबों की भी सताइश करूंगा जिन्होंने अपने अजीज़ व क़रीब की आखिरी ख्वाहिश का एहतराम किया। आज मुल्क में बहुत सी तंजीमें भी इस समत में बहुत तरगीब देने वाली कोशिशें कर रही हैं। कुछ इदारे लोगों में आज़ा के अतिये के तई बेदारी पैदा कर रहे हैं। कुछ इदारे आज़ा के अतिये के ख्वाहिशमंद लोगों का रजिस्ट्रेशन कराने में मदद कर रहे हैं। ऐसी कोशिशों से मुल्क में ऑर्गन डोनेशन के तई मुस्बत माहौल बन रहा है और लोगों की जिंदगियां भी बच रही हैं। मेरे अजीज हमवतनों, अब मैं आपसे भारत की एक ऐसी कामयाबी का तस्करा कर रहा हूं
जिससे मरीजों की जिंदगी सहल होगी, उनकी परेशानी कुछ कम होगी। आप में से कई लोग होंगे जिन्हें इलाज के लिए आयुर्वेद, सिद्धा या यूनानी तरीका इलाज से मदद मिलती है, लेकिन इन मरीजों को परेशानी तब होती है कि जब इसी तरीका इलाज के किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। इलाज मुआवजे के इन तरीकों में बीमारी के नाम, इलाज और दवाओं के लिए एक जैसी जबान का इस्तेमाल नहीं होता है। हर डॉक्टर अपने तरीके से बीमारी का नाम और इलाज के तौर तरीके लिखता है। इससे दूसरे डॉक्टर के लिए कुछ समझ पाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। कई दहाइयों से चले आ रहे इस मसले का भी हल अब तलाश कर लिया गया है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आयुष वजारत ने आयुर्वेद, सिद्धा और यूनानी तरीका इलाज से वाबस्ता डेटा और इस्तेलाहात की जुमराबंदी की है। इसमें आलमी सेहत तंजीम ने भी मदद की है। दोनों की कोशिशों से आयुर्वेद, यूनानी और सिद्धा तरीका इलाज में बीमारी और इलाज से वाबस्ता इस्तेलाहात की कोडिंग कर दी गई है। इस कोडिंग की मदद से अब सभी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन या अपनी पर्ची पर एक जैसी जबान लिखेंगे। इसका एक फ़ायदा ये होगा कि अगर आप वो पर्ची लेकर दूसरे डॉक्टर तक जाएंगे तो डॉक्टर को इसकी पूरी जानकारी उस पर्ची से ही मिल जाएगी। आपकी बीमारी, इलाज, कौन कौन सी दवाएं अब तक ली हैं, कब से इलाज चल रहा है, आपको किन चीज़ों से एलर्जी है, ये सब जानने में उस पर्ची से मदद मिलेगी। इसका एक और फ़ायदा उन लोगों को होगा जो रिसर्च के काम से वाबस्ता हैं। दूसरे मुल्कों के साइंसदानों को भी बीमारी, दवाएं और उसके असर की पूरी जानकारी मिल जाएगी। रिसर्च बढ़ने और कई साइंसदानों के साथ साथ वाबस्ता होने से ये तरीका इलाज और बेहतर नतीजे देंगे और लोगों का इनके तई रुझान बढ़ेगा। मुझे भरोसा है इन आयुष तरीका इलाज से वाबस्ता हमारे डॉक्टर इस कोडिंग को जल्द से जल्द इख्तियार करेंगे। मेरे साथियों, जब आयुष तरीका इलाज की बात कर रहा हूं तो मेरी आंखों के सामने यानिंग जामो लेगू की भी तस्वीर आ रही है। मोहतरमा यानिंग अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली हैं और हर्बल दवाओं की माहिर हैं। उन्होंने आदि कबीले की रवायती तरीका इलाज को फिर से फाल बनाने के लिए काफ़ी काम किया है। इस अहम कारकर्दगी के लिए उन्हें इस बार पद्म अवार्ड भी दिया गया है। इसी तरह छत्तीसगढ़ के हेमचंद माझी, उनको भी पद्म अवार्ड मिला है। वैद्यराज हेमचंद माझी भी आयुष तरीका इलाज की मदद से लोगों का इलाज करते हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में गरीब मरीजों की खिदमत करते हुए उन्हें 5 दहाइयों से ज़्यादा का अरसा हो रहा है। हमारे मुल्क में आयुर्वेद और हर्बल मेडिसिन का जो खजाना छुपा है उसे महफूज रखने में मोहतरमा यानिंग और हेमचंद जी जैसे लोगों का अहम रोल है। मेरे अजीज हमवतनों, मन की बात के जरिए हमारा और आपका जो रिश्ता बना है वो एक दहाई पुराना हो चुका है। सोशल मीडिया और इंटरनेट के इस दौर में भी रेडियो पूरे मुल्क को जोड़ने का एक मुस्तहकम वसीला है। रेडियो की ताकत कितनी तब्दीली ला सकती है, इसकी एक मुनफरिद मिसाल छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। गुज़िश्ता तकरीबन 7 वर्षों से यहाँ रेडियो पर एक मकबूल आम प्रोग्राम नशर हो रहा है जिसका नाम है हमर हाथी हमर गोठ। नाम सुनकर आपको लग सकता है कि रेडियो और हाथी का भला क्या कनेक्शन हो सकता है, लेकिन यही तो रेडियो की खूबी है। छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी की 4 स्टेशनों अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से हर शाम ये प्रोग्राम नशर होता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि छत्तीसगढ़ के जंगल और उसके आसपास के इलाके में रहने वाले पूरी तवज्जो के साथ इस प्रोग्राम को सुनते हैं। हमारा हाथी हमारा गोठ प्रोग्राम में बताया जाता है कि हाथियों का झुंड जंगल के किस इलाके से गुजर रहा है। ये जानकारी यहाँ के लोगों की बहुत काम आती है। लोगों को जैसे ही रेडियो से हाथियों के झुंड के आने की जानकारी मिलती है वो चौकस हो जाते हैं। जिन रास्तों से हाथी गुजरते हैं उधर जाने का खतरा टल जाता है। इससे जहां एक तरफ हाथियों के झुंड से नुकसान का इम्कान कम हो रहा है, वहीं हाथियों के बारे में डेटा इकट्ठा करने में मदद मिलती है। इस डेटा के इस्तेमाल से मुस्तकबिल में हाथियों को महफूज रखने में भी मदद मिलेगी। यहाँ हाथियों से वाबस्ता जानकारी सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। इससे जंगल के आसपास रहने वाले लोगों को हाथियों के साथ तालमेल कायम रखना आसान हो गया है। छत्तीसगढ़ की इस मुनफरिद पहल और इसके तजर्बात का फ़ायदा मुल्क के दूसरे जंगलाती इलाकों में रहने वाले लोग भी उठा सकते हैं। मेरे प्यारे हमवतनों, इसी 25 जनवरी को हम सभी ने नेशनल वोटर्स डे मनाया है। ये हमारी शानदार जमहूरी रिवायत के लिए एक अहम दिन है। आज मुल्क में करीब करीब 96 करोड़ राय दहिंदगान हैं। आप जानते हैं तादाद किस कदर बड़ी है। ये अमेरिका की कुल आबादी से भी तकरीबन 3 गुना है। ये पूरे यूरोप की कुल आबादी से भी लगभग 1.5 गुना है। अगर पोलिंग मराकज़ की बात करें
तो मुल्क में आज उनकी तादाद करीब 10.5 लाख है। हिंदुस्तान का हर शहरी अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल कर पाए, इसके लिए हमारा इंतखाबी कमीशन ऐसे मकामात पर भी पोलिंग बूथ बनवाता है जहां से सिर्फ एक वोटर हो। मैं इंतखाबी कमीशन की तारीफ करना चाहूँगा जिसने मुल्क में जमहूरी इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए लगातार कोशिशें की हैं। साथियों, आज मुल्क के लिए खुशी की बात यह भी है कि दुनिया के कई मुल्कों में जहां वोटिंग परसेंट कम हो रहा है, हिंदुस्तान में पोलिंग का फीसद बढ़ता जा रहा है। 1951-52 में जब मुल्क में पहली बार इंतखाबात हुए थे तो लगभग 45% वोटर्स ही ने वोट डाले थे। आज ये तादाद काफ़ी बढ़ चुकी है। मुल्क में न सिर्फ वोटरों की तादाद में इजाफा हुआ है बल्कि टर्नआउट भी बढ़ा है। हमारे नौजवान वोटरों को रजिस्ट्रेशन के लिए ज़्यादा मौके मिल सकें, इसके लिए सरकार ने कानून में भी तरामीम की हैं। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगता है कि वोटर्स में बेदारी बढ़ाने के लिए इज्तिमाई सतह पर भी कई कोशिशें हो रही हैं। कहीं लोग घर घर जाकर वोटर्स को पोलिंग के बारे में बता रहे हैं, कहीं पेंटिंग बनाकर, कहीं नुक्कड़ नाटकों के जरिए नौजवानों को रागिब किया जा रहा है। ऐसी हर कोशिश हमारी जमहूरियत के जश्न में अलग अलग रंग भर रही है। मैं मन की बात के जरिए अपने फर्स्ट टाइम वोटर्स से कहूंगा कि वो वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर शामिल कराएं। नेशनल वोटर्स पोर्टल और वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए वो इसे आसानी से ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं। आप ये हमेशा याद रखें कि आपका एक वोट मुल्क की तकदीर बदल सकता है, मुल्क का मुस्तकबिल संवार सकता है। मेरे अजीज हमवतनों, आज 28 जनवरी को हिंदुस्तान की दो ऐसी अजीम हस्तियों का यौम पैदाइश भी होता है जिन्होंने अलग अलग दौर में हुब्बुल वतनी की मिसाल कायम की है। आज मुल्क पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को खिराज अकीदत पेश कर रहा है। लाला जी जद्दोजहद आज़ादी के एक ऐसे मुजाहिद आज़ादी थे जिन्होंने गैर मुल्की हुकूमत से निजात दिलाने के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। लाला जी की शख्सियत को सिर्फ आज़ादी की लड़ाई तक महदूद नहीं किया जा सकता। वो बहुत दूर अंदेश थे। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और कई दीगर इदारों को बनाने में अहम रोल अदा किया था। उनका मकसद सिर्फ गैर मुल्कियों को मुल्क से बाहर निकालना ही नहीं बल्कि मुल्क को इक़्तिसादी मजबूती देने का विजन भी उनके गौर फिक्र का एक अहम हिस्सा था। उनके नज़रियात और उनकी कुर्बानी ने भगत सिंह को बहुत मुतासिर किया था। आज फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जी को भी खिराज अकीदत पेश करने और नमन करने का दिन है। उन्होंने तारीख के अहम दौर में हमारी फ़ौज की क़यादत करके दिलेरी और शुजाअत की मिसाल कायम की थी। हमारी फ़ौज को ताकतवर बनाने में उनका अहम रोल है। मेरे अजीज़ हमवतनों, आज खेलों की दुनिया में भी हिंदुस्तान नित नई बुलंदियों पर पहुंच रहा है। स्पोर्ट्स की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा खेलने का मौका मिले और मुल्क में मुख्तलिफ तरह के स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का भी इनेकाद किया जाए। इसी सोच के साथ आज हिंदुस्तान में नए नए स्पोर्ट्स टूर्नामेंट मुनक्किद किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का इफ्तिताह किया गया। इसमें मुल्क के 5,000 से ज़्यादा एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज हिंदुस्तान में लगातार ऐसे नए प्लेटफॉर्म्स तैयार हो रहे हैं जिनमें खिलाड़ियों को अपनी सलाहियत दिखाने का मौका मिल रहा है। ऐसा एक प्लेटफॉर्म बना है बीच गेम्स का, जिसका इनेकाद दीव में हुआ था। आप जानते ही हो, दीव मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका है, सोमनाथ के बिल्कुल नज़दीक है। इस साल के शुरू में ही दीव में इन बीच गेम्स का इनेकाद किया गया। ये हिंदुस्तान के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स थे। इनमें टग ऑफ वार, सी स्विमिंग, पैनकेक सिलत, मलखम, बीच वॉलीबॉल, बीच कबड्डी, बीच सॉकर और बीच बॉक्सिंग जैसे कंपटीशन हुए। इनमें हर हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी को अपनी सलाहियत दिखाने का भरपूर मौका मिला और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस टूर्नामेंट में ऐसी रियासतों से भी बहुत से खिलाड़ी आए जिनका दूर दूर तक समंदर से कोई नाता नहीं है। इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा मेडल भी मध्य प्रदेश ने जीते, जहां कोई सी बीच नहीं है। खेलों के तय यही टेम्परामेंट किसी भी मुल्क को स्पोर्ट्स की दुनिया का सरताज बनाता है। मेरे अजीज हमवतनों, मन की बात में इस बार मेरे साथ इतना ही। फरवरी में आपसे फिर एक बार बात होगी। मुल्क के लोगों की इज्तिमाई कोशिशों से, इनफरादी कोशिशों से कैसे मुल्क आगे बढ़ रहा है, इसी पर हमारा फोकस होगा। साथियों, कल 29 तारीख को सुबह 11 बजे हम परीक्षा पर चर्चा भी करेंगे। परीक्षा पर चर्चा का ये 7वां प्रोग्राम होगा। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका मैं हमेशा इंतज़ार करता हूँ। इससे मुझे स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करने का मौका मिलता है और मैं उनके इम्तहानात से मुतालिक तनाव को कम करने की भी कोशिश करता हूँ। गुज़िश्ता 7 वर्षों में परीक्षा पे चर्चा
तालीम और इम्तिहानात से मुतालिक कई मामलात पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा वसीला बनकर उभरा है। मुझे खुशी है इस बार 2.25 करोड़ से ज़्यादा तलबा ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और अपने इनपुट भी दिए हैं। मैं आपको बता दूं, जब हमने पहली बार 2018 में प्रोग्राम शुरू किया था तो ये तादाद सिर्फ 22,000 थी। स्टूडेंट्स को तहरीक देने और इम्तिहान के तनाव के बारे में बेदारी फैलाने के लिए बहुत सी इख्तराई कोशिशें भी की गई हैं। मैं आप सभी से, ख़ास तौर पर नौजवानों से, तलबा से अपील करूंगा कि वो कल रिकॉर्ड तादाद में शामिल हों। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगेगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं मन की बात के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। जल्द ही फिर मिलेंगे। शुक्रिया।